हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज ग्रेविटेशन का सेकेंड वीडियो आ गया। ग्रेविटेशन का फर्स्ट वीडियो में हमने आपको समझाया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कैसे यूज करें, फोर्स वगैरह कैसे निकालें और कुछ बढ़िया सवाल कराए 1 घंटे के अंदर। आज हम ग्रेविटेशनल फील्ड का आपको इंट्रोडक्शन देंगे। आज तक आपने ये फील्ड जैसी चीज नहीं पढ़ी है अगर आप क्लास 11th में हैं तो, और अगर आप रिपीट ईयर में हैं तो खैर बात अलग है। तो अगर आप 11th में हैं तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक नई चीज है। पूरी फील्ड क्या होता है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आज के वीडियो में समझाएंगे। आज का वीडियो क्लास 11th के लिए नहीं, क्लास 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आप क्लास 11th में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ोगे, उसी तरह से क्लास 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। जैसे आपने पढ़ा कि दो मासेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। इसी तरह से दो अपोजिट चार्ज भी खुद को अट्रैक्ट करते हैं, Kq1 Q2 बटे r स्क्वायर। काफी सिमिलैरिटी है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आज के लेक्चर में जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे, जितने भी कंसेप्ट आएंगे 100% कंसेप्ट सिमिलर होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब 12th में पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम वैसे ही निकालोगे जैसे मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना सिखाऊंगा। फॉर्मूलेज थोड़े चेंज हो जाएंगे थोड़े, पर कंसेप्ट 100% सिमिलर रहेगा। तो आज का वीडियो आपको फील्ड की इंफॉर्मेशन देगा कि फील्ड होती क्या है। फील्ड मिलेगा, फील्ड क्या होता है, फील्ड है उसका। तो ये फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी मास की वजह से, खूब ढेर सारे मास की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटेड मास की वजह से। पिछले वीडियो में मैंने आपको अंत में एक क्वेश्चन दिया था, उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो के अंदर मिलेगा। और मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें मैंने एक आधी रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, किसी पार्ट के लिए, ठीक है, इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर आपको ये आ जाए तो वीडियो मत देखो। मास m, रेडियस r, पूरा एंगल फाई। मैंने पूछा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पे कितनी है। इस तरह के कई सवाल मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो इसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड का अगला वीडियो भी बनाना पड़ेगा, जिसमें मैं एक हॉलो स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड, उसके बाहर ग्रेविटेशनल फील्ड समझाऊंगा। ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ। आज की वीडियो में पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, स्लरी स्पीच हो गई है, जगह जगह वर्ड्स पता नहीं स्लिप कर रहे थे। तो आज ये वीडियो मैं सुबह से कर रहा हूं और 4-5 घंटे लग गए, क्योंकि बार बार स्पीच में स्लरी, अभी भी देखो स्लरी टाइप का, मतलब वर्ड फिसल रहे, पता नहीं कभी कभी हो जाता है। अभी मैं नेट पे सर्च कर रहा था क्या प्रॉब्लम है। खैर एनीवेज, अच्छा दूसरी चीज, आई एम ओके। दूसरी चीज, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की। ये छोटा जी क्या होता है, फोर्स तो है नहीं है, ये छोटा जी अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड है। तो यानी ग्रेविटेशनल फील्ड का इंपॉर्टेंस होगा जी को समझने में भी, पर अभी नहीं। अगला वीडियो सॉलिड स्फीयर पे आने वाला है कि सॉलिड स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी, और अर्थ भी सॉलिड स्फीयर है और ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब जी है। इतनी बातें मैं आपको बता दूं तो आपको हिंट मिल गया कि क्या होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ये स्मॉल जी क्या होता है, इसका वेरिएशन कैसे होता है अर्थ के अंदर जाने पे, अर्थ के बाहर जाने पे और अर्थ के सरफेस पे। तो भाई साहब कॉपी किताब निकाल लें, पेन हाथ में ले लें, दरवाजा बंद कर दें, चूहा खाना बंद कर दें और वीडियो को ध्यान से देखें, डिस्टर्ब ना हो। एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश करें। जहां पे क्वेश्चन आए वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें और तब ऑप्शंस चेक करें बोर्ड पर। तो मेरा नाम है अलख पांडे और हमारा आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स वाला, और हेडिंग लगा लीजिए आज ग्रेविटेशनल फील्ड की। ग्रेविटेशनल फील्ड ये एक ऐसा टॉपिक है जो 11th में और 12th में दोनों ही क्लास में हेल्प करेगा। 12th में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब पढ़नी है तो वहां पे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे कंसेप्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के कॉपी होने हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारे के सारे, टेंशन नहीं लेने, 100%। और जो फॉर्मूलेज यहां पे आप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो सारे फॉर्मूलेज करीब करीब 80% कॉपी होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहली बात, आप
फील्ड जैसी कोई चीज समझने जा रहे हैं। साथ साथ में मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ भी बताऊंगा और बच्चों ये भी बताएंगे कि जो ये छोटा जी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम जी को सिर्फ जी समझते थे, आज समझेंगे ये कैसे एक दूसरी क्वांटिटी से जुड़ता है। क्या है ये जी एक्चुअल में, है ना? ये जी है क्या? फोर्स तो है नहीं है, mg होती है फोर्स, जी क्या चीज है? तो बच्चों इस लेक्चर को शुरू करता हूं मैं कि फील्ड क्या होती है ये समझाने से। मान लो इस रूम में मैं एक छोटा सा मास m ले आऊं, वेरी स्मॉल मास m मैं इस रूम में लाके रखा और रूम पूरा खाली है और मुझे दिखा ये मास इधर मूव करने लगा, ये मास इधर मोशन करने लगा। बच्चों ये मास अपने आप मूव कर रहा, इसे पकड़ के चलाने वाला कोई नहीं। हम परेशान हो गए, ये क्या चीज है? ऐसी चीज जो इनविजिबल थी पर उसका इफेक्ट हमें दिख रहा था। इफेक्ट तो दिख रहा है कि ये चल रहा है मास। क्यों चल रहा है? कुछ दिख नहीं रहा, सब खाली है। तो हमने कहा कि यहां पे एक इमेजिनरी फील्ड है। किसी ने यहां पे एक फील्ड बना के रखी है जिसकी वजह से ये मास इधर पुल हो रहा। और समझते हैं, मान लो यहां पे एक पर्दा लगा है, कर्टेन है, इस कर्टेन के पीछे एक बड़ा सा मास m रखा है। अब आपको कहानी क्लियर हो गई कि छोटा वाला मास m मूव क्यों किया? क्योंकि बड़े वाले मास m ने उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अभी तुरंत क्लिक हुआ, हाँ सर ठीक है, छोटा मास m मूव करेगा क्योंकि बड़ा वाला मास m उसे खींचेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। पर जब ये मास m दिखाई नहीं पड़ेगा पर इसका इफेक्ट फील हो रहा होगा, तब आपके मन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगी कि ये क्या हो रहा। तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं फील्ड। और क्योंकि यहां पे ग्रेविटेशन की बात है, मास की बात है, तो नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। कैसा कंसेप्ट है कि इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि सच में फील्ड होती है, ऐसा नहीं कि सच में फील्ड बनी है, यहां पे कोई लाइन खींची है, मास उसी लाइन पे चलेगा, या ट्रेन की पटरी बनी है, मास उसी पटरी पे, ऐसा कुछ है नहीं। मनगढ़ंत कहानी है ग्रेविटेशनल फील्ड, खुद से सोची गई। हमने कहा यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो फील्ड मास m को मूव करा रही है। पर यह भी श्योर है कि अगर कोई फील्ड है तो उसको बनाने वाला एक सोर्स भी होगा। जैसे यहां पे सोर्स है कैपिटल मास m। क्लियर हुई बात? सो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? एक इमेजिनरी कंसेप्ट है कि किसी रूम में हम एक मास को छोड़ें, किसी प्लेस पे एक मास को छोड़ें, किसी पोजीशन पे एक छोटे से मास m को छोड़ें, तो वो मास m मूव करना स्टार्ट कर दे। उसका मोशन इस बात का सबूत है कि यहां पे एक फील्ड प्रेजेंट है जो दिखाई तो नहीं पड़ रही, इनविजिबल है, पर उसका इफेक्ट दिख रहा। और डेफिनेटली अगर फील्ड है तो उसे बनाने वाला एक सोर्स होगा। ये मास m जिसे हमने चूहे की तरह एक्सपेरिमेंट किया जिसके ऊपर, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ ना, इसी के थ्रू पता चला फील्ड है कि नहीं। तो ऐसे मास को हम बोलते हैं टेस्ट मास, जिसके ऊपर टेस्टिंग की गई। ठीक है, टेस्ट मास की कंडीशन फिजिक्स में यह है कि लिमिट m टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा मास है, वेरी स्मॉल। इसकी जो लिमिट लगा के मास बोल दिया, बहुत स्मॉल मास है जिसपे हम टेस्टिंग करेंगे। तो फील्ड का कंसेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत। अगली बात आती है कि फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी मजबूत फील्ड है या कितनी कमजोर फील्ड है। तो बच्चों फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे पता चले? सोचो दिमाग में। मेरे ख्याल से तो मास m पे जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। छोटे वाले मास m पे जितनी ज्यादा फोर्स लगी जिसकी वजह से वो मूव किया, उतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। तो हमने कहा कि मान लो हमें इस जगह पर फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है, तो यहां पे एक छोटा सा मास m रख दो, फिर देखो इस पे कितनी फोर्स लग रही। फोर्स लगेगी तभी तो मूव कर रहा होगा। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे वेक्टर E से। यह है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास। मतलब जो ये फोर्स लग रही
इसको इसी मास से डिवाइड कर दो, वो जो वैल्यू आएगी वही ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ है। ये मत बोलना ग्रेविटेशनल फील्ड है, आगे लेक्चर में मैं खुद ही बोलने लगूंगा यहां पे फील्ड निकालो, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी है, पर हमारा मतलब होगा ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ से। फील्ड कोई मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट मेजरेबल। फील्ड तो भैया फील है कि वहां पे एक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, और साथ ही साथ वो एक प्यारे बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है। किसी जगह पे फील्ड की मजबूती, फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है तो वहां पे एक छोटा सा मास m रखो, उस पे फोर्स चेक करो, उस फोर्स को मास m से डिवाइड कर दो, और वो जो वैल्यू आएगी वो फील्ड की स्ट्रेंथ है। कई बार इसको हम फील्ड की इंटेंसिटी भी बोलते हैं। आपसे कोई बोले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, दोनों कैसी चीज है? सेम चीज है। अब भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, तो इसका वही डायरेक्शन होता है जो मास m पे लगने वाली फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे यहां पे हम पूछें फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे इधर, जिधर फोर्स लग रही। हमसे उन्होंने कहा इस रूम में बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है। आप कहोगे सर एक काम करते हैं, यहां पे एक मास रख लेते हैं, सपोज कर लो 5 kg का मास रख दिया, फिर इस पे फोर्स देखते हैं कितनी लग रही। हम नहीं लगा रहे, अपने आप लग रही, उस रूम में फील्ड बनी है, कोई दूसरे मासेस बना के चले गए। तो हमने कहा इस पे ऊपर की तरफ सर जी एक फोर्स लग रही 20 न्यूटन की। हमने कहा भाई फील्ड कितनी है, आप बोलोगे सर फोर्स जितनी लग रही उसको मास से डिवाइड कर देते हैं, सो 20/5 दैट इज 4 ऊपर 20 न्यूटन, नीचे मास पर केजी। हमने कहा वेक्टर है, आपने कहा हाँ, हमने कहा डायरेक्शन बताओ, आपने कहा सर जिधर फोर्स है उधर फील्ड है, लो डायरेक्शन। सो इस रूम में एक ग्रेविटेशनल फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन पर केजी और जिसका डायरेक्शन है अपवर्ड। अब इस रूम में कोई भी मास आ जाए उसके ऊपर लगेगी ये फील्ड, और फील्ड की वजह से उस मास पे लगने वाली है एक फोर्स। कहानी है पूरी, समझ में आ रहा है? पहले तो कोई मास होगा जिसने फील्ड बनाई है, फिर हमने पूछा फील्ड कितनी है, तो आपने कहा एक काम करते हैं, एक छोटा सा मास यहां पे रख देते हैं। कहने को छोटा सा होता है, रखते रखते हम सब रखने लगते हैं। कंडीशन तो फिजिक्स में है, बातें सुनना चाहो तो सुनो, कंडीशन तो है कि लिमिट ये मास बहुत छोटा हो, पर ऐसा करते नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं हम कुछ भी मास पे उठा के ये इक्वेशन लगा डालते हैं, हम बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है, ठीक है। सो फोर्स डिवाइड बाय मास एंड दैट इज 4 न्यूटन पर केजी। आइडियली कंडीशन तो ये है कि मास m बहुत छोटा हो। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि ये मास m खुद की कोई फील्ड ना बना ले। भाई वो मास m आएगा, वो भी तो अगल बगल के मासेस को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, तो इतना छोटा मास हो कि वो खुद से कोई फील्ड ना बनाए, है ना, कि उसकी वजह से इसकी वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। खैर एनीवेज अभी इतना डीप में मत जाओ। फोर्स पर मास, तो फोर्स 20/5 यूनिट है न्यूटन पर केजी। बड़ी कमाल की बात यहां पे आपको हम बताएंगे। न्यूटन क्या होता है बच्चों? न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे एक और केजी है, केजी से केजी मर गया, ओए होए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सलेरेशन की यूनिट है। हाय हाय हाय। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की, सारी फील्ड की नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड की वही यूनिट है जो एक्सलेरेशन की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या भाई आपको बोलना है तो आप बोल दो न्यूटन पर केजी। कैसे निकालेंगे? क्लियर हुआ? ऐसे क्यों निकाले भाई? यही डेफिनेशन है। साइंटिस्टों को समझ में नहीं आया कैसे डिफाइन करें, कैसे स्ट्रेंथ बताएं, तो उन्होंने कहा फोर्स देख लो कितनी लग रही है, और फोर्स यूनिट मास पे देखो। वरना मान लो हमने फोर्स देखी 1 केजी पे, आप फोर्स देख रहे हो 10 केजी पे। हमने फोर्स देखी 1 केजी के मास पे, आप देख रहे हो 10 केजी पे। तो 10 केजी पे भैया थोड़ा सा ही फोर्स दिखेगा, आपको लगेगा अरे सर मोशन तो बहुत कम है, हम बोलेंगे मोशन बहुत ज्यादा है, तो हम दोनों जन डिफर करने लगेंगे अपने आंसर में। तो फोर्स पर यूनिट मास की कहानी सेट है। हमको भी 1 केजी का मास चेक करना है, आपको भी 1 केजी का मास। डेफिनेशन है। इस रूम में ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है, हम 1 केजी का मास लाएंगे, उस पे फोर्स निकालेंगे, वही फील्ड है। आपसे पूछेंगे आप भी 1 केजी का मास लाओगे, उस पे फोर्स निकालोगे। देखो ना, न्यूटन पर केजी, 1 केजी के मास पे कितनी फोर्स लग रही है।
दैट इज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फील हो गया। कौन बना रहा है फील्ड को? डेफिनेटली कोई मास बना रहा है। कोई एक मास बना रहा है या बहुत ढेर सारे मास भी बना रहे हैं, हो भी सकता है कई मास हों जो मिलके उस रूम में एक फील्ड को बना के रखे हैं। अच्छा सर, तो सर कितनी फील्ड बना सकता है कोई मास? आइए बात करते हैं। फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास कैपिटल एम। पॉइंट मास की कहानी यहां बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो यहां पे एक पॉइंट मास एम है और इसकी वजह से कितनी फील्ड बन रही है आपको पता है। अगर फील्ड है कहीं पे तो कोई सोर्स बना रहा होगा। हमने कहा ये रहा सोर्स। अब बताओ यहां से r डिस्टेंस पे इस जगह पे कितनी फील्ड है। यहां पे हमने पूछा कितनी फील्ड है, कैसे बताओगे? क्या तरीका था डिफाइन करने का? जब भी कोई पूछे यहां पे कितनी फील्ड है, यहां पे एक छोटू सा मास m रख लो, इसके ऊपर फोर्स निकाल लो, उस फोर्स को मास m से डिवाइड कर लो। हमसे कोई कभी भी पूछे कि इस जगह पे भाई साहब फील्ड कितनी है, कितनी फील्ड है, हम बोलेंगे यहां एक छोटा सा मास m रख लीजिए साहब, इस मास m पे फोर्स देख लीजिए साहब, उस फोर्स को मास m से डिवाइड कर दीजिए, वही है फील्ड। ठीक है, तो यही यहां करते हैं। यहां पे एक छोटू सा मास m रखा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगने वाली है, इसको एक कैपिटल मास m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस और नो? इसको कैपिटल मास m अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ग्रेविटेशन की फोर्स से। कितनी फोर्स लगेगी इस पे? ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बोलेंगे Gm/m/r², लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इस मास पे फोर्स कितनी लग रही है, हमें फील्ड निकालनी है। किसी भी जगह पे फील्ड निकालनी है तो वहां पे एक छोटू सा मास m रखो, उस पे फोर्स निकालो, उस फोर्स को मास से डिवाइड कर दो। फोर्स डिवाइड बाय दैट मास जो आपने खुद से रखा है। सो Gm/m/r² डिवाइड बाय m से m मर गया, फील्ड की वैल्यू है Gm/r²। ये ग्रेविटेशनल फील्ड होगी एक मास m की वजह से r डिस्टेंस पे। क्या इस फील्ड के फॉर्मूले में छोटा m है? नहीं है, क्योंकि आपने खुद से रखा था। इमेजिनरी चीज, आपने कहा अगर यहां पे मास m रखते तो उस पे इतनी फोर्स लगती, इस फोर्स को मास m से डिवाइड किया तो ऊपर भी m नीचे भी m कैंसिल। ये एक इमेजिनरी हम खुद से लाते हैं, चला जाता है। एक्चुअल में हमें पता चला कि मास m की वजह से r डिस्टेंस पे जो फील्ड है वो Gm/r²। डायरेक्शन क्या होगा इसका फील्ड का? जो फोर्स का डायरेक्शन है। फोर्स किधर लग रही? अंदर की तरफ। फील्ड भी किधर लगेगी? अंदर की तरफ, यानी टुवर्ड्स दी मास। सो पहली बात तो मास m की वजह से फील्ड है Gm/r²। और कोई डायरेक्शन पूछे तो हम क्या बोलेंगे? टुवर्ड्स द मास m, इसकी तरफ, इससे दूर नहीं, इसकी तरफ। अगर इसको हम वेक्टर r बोले बच्चों, इसको शुक्र, इसको हम वेक्टर r बोले और इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लें, तो जो फील्ड की वैल्यू आई है बच्चों उसको हम ये लिखना चाहिए -Gm/r²। क्या फील्ड को हमें ये लिखना चाहिए -Gm/r²? हमने कहा मास m से इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, जिस तरफ r जा रहा, तो हमने लगा दिया माइनस, क्योंकि भैया फील्ड इधर है। ये बस फील्ड है। माइनस का मतलब भी यही है, क्या? टुवर्ड्स दी मास m। तो यार मैं नहीं चाहता आप माइनस माइनस पकड़ो, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा है ना। जैसे जैसे फिजिक्स अंदर जाती है वैसे वैसे फील और बढ़ती है। तो अभी आप चाहो तो समझ सकते हो कैपिटल M की वजह से r डिस्टेंस पे फील्ड होती है Gm/r², और उसका डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द मास। इतना समझने से भी काम चल सकता है। क्लियर है? Gm/r² डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द मास। अच्छा, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कैसे फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पे। वहां पे एक छोटू सा मास m रखो, उस पे फोर्स निकालो, फोर्स को मास से डिवाइड करो। फिर हमने देखा मास m की वजह से जो फील्ड है वो है Gm/r², और छोटू मास m की वजह से कोई फील्ड नहीं है। छोटू मास m टेस्ट मास, छोटू मास m का नाम क्या था? टेस्ट मास। इतना छोटा मास m है वो जो रखा आपने कि उसकी वजह से कोई फील्ड नहीं बनेगी। जो फील्ड है कैपिटल M की वजह से। जैसे यहीं पे मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ लूं, बहुत हलवा सी बात है। यहां मान लो कोई मास m1 है, यहां मान लो कोई मास m2 है,
यहां से मान लो r1 डिस्टेंस दूर, यहां से मान लो r2 डिस्टेंस दूर, कोई पॉइंट P है। हमने कहा आप फील्ड बताओ मुझे पॉइंट P पे, तो आप कैसे निकालोगे? एक तो m1 की वजह से यहां पे फील्ड होगी, कितनी होगी? gm1 बटे r1 स्क्वायर। एक m2 की वजह से होगी gm2 बटे r2 का स्क्वायर। इस वाली फील्ड का डायरेक्शन इधर, फील्ड ड्यू टू सेकेंड मास। इस वाली का डायरेक्शन इधर, फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मास, टुवर्ड्स द मास। टोटल फील्ड कोई पूछेगा बच्चों P पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे? आप खटाक से दोनों फील्ड का वेक्टर सम कर दोगे, है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी है, टोटल फील्ड पूछा, दोनों का वेक्टर सम। m2 की वजह से फील्ड gm2 बाई r2 स्क्वायर, m1 की वजह से gm1 बाई r1 स्क्वायर। किधर होगी? टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास। क्लियर हुआ? टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास। इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चाहूं तो मैं इस पे कहानी सुनाऊं आपको पूरी, पर शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? मान लीजिए किसी जगह पर एक से अधिक मासेस हों, एक से अधिक मासेस हों, फिर हमें किसी जगह पर जाके फील्ड की वैल्यू निकालनी हो, तो हम इंडिविजुअल मासेस की फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे। क्लियर है? यहां पे एक और मास होता मान लो m3, तो उसकी वजह से भी फील्ड निकालते और वेक्टर सम करते। वेक्टर सम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हो सकता हो एक इधर हो, एक इधर हो सकता हो दोनों साथ में, हो सकता हो दोनों अपोजिट हो, तो वेक्टरियली जोड़ेंगे, प्लस होना है माइनस होना है, वो वेक्टर डिसाइड कर लेगा। क्लियर हो गई? छोटी सी बात थी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लगाकर आप मुझे एक आंसर दो प्यारा सा। जैसे मान लीजिए यहां हमारे पास एक मास m है, यहां भी मास m है, यहां भी मास m है, तीन मासेस हैं। हमारे प्रिय H.C. वर्मा सर की किताब का सवाल, ये साइड A, साइड A, साइड A। हमसे कहा आप सेंटर पे फील्ड बताओ और इस साइड की मिड पॉइंट पे फील्ड बताओ, x और y। फाइंड द फील्ड एट x एंड फाइंड द फील्ड एट y। चलिए मैं कर रहा हूं इसको। x पे यार फील्ड अगर निकालें तो इस m की वजह से फील्ड इधर होगी, इस m की वजह से फील्ड इधर होगी, इस m की वजह से फील्ड इधर होगी, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास। नेट फील्ड कितनी होगी? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर। ध्यान से देखो तो तीनों फील्ड बराबर होंगी क्योंकि तीनों मास बराबर हैं। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर होगा, तो क्लियर बात है इसकी वजह से यहां जितनी फील्ड बनेगी, इसकी वजह से उतनी, इसकी वजह से उतनी, और तीनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लग रही हैं, कैंसिल आउट होने वाली हैं, दिख रहा है। तो नेट फील्ड कितनी आनी है? 0। फील करा दूं, चलिए एक फील्ड इधर, इसको मान लो E, एक इधर, ये भी E, ये भी E। वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, बराबर तो आएगी, ये तो श्योर हो ना। मास m, डिस्टेंस ये, मास m, डिस्टेंस ये, मास m, डिस्टेंस, सबका डिस्टेंस बराबर, मास बराबर, फील्ड तो बराबर आएगी। E E E, ठीक है, 3 E है। ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। देखो ये कितना है? 30। ये कितना हो जाएगा? 30, पूरा 60 था, 30 30 कितना हुआ? 60। ये कितना होगा? 120 होगा। ये भी 120, ये भी 120, ठीक है। अच्छा, इसको मैं 20 से काट दूं, ओके। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब इस E का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा? E cos 60। इस E का भी कितना आएगा? E cos 60। इस E का कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा? E sin 60। इस E का इस तरफ कितना आएगा? E sin 60। बोलो यहां तक कोई डाउट? E sin 60, E sin 60, E sin 60 कैंसिल। E cos 60, E cos 60 कितना हो गया? 2E cos 60 की वैल्यू 1/2। तो इस तरफ फील्ड कितनी आ रही? E, ऊपर भी कितनी है? E, कैंसिल। तो नेट फील्ड कितनी आनी है? 0, ठीक है। E E लेकर एंगल को 120 मानकर चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यार वैसे एक बात समझो, जब भी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे यहां पे है, तो सेंट्रल पॉइंट पे हमेशा फील्ड 0 होगी। जैसे मान लो मैं कहता M M M M स्क्वायर के 4 कोनों पे रखे हैं, हम कहते स्क्वायर के मिड पॉइंट पे फील्ड कितनी है? आप बोलते 0। जैसे मान लो हम बोलते यहां पे एक रिंग है,
अरे हाय, फिर से रिंग आ गई। एक रिंग है मास m की, हम बोलते हैं इस रिंग के सेंटर पे फील्ड कितनी है, तो आप बोलते हैं 0। कोई भी सिमेट्रिकली मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसके सेंटर पे फील्ड 0 होगी। लिख लो इस बात को, लिख लो। कहीं पे भी सिमेट्रिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो और फील्ड सेंटर पे पूछे तो कितनी आएगी, 0। कैलकुलेट करके भी दिखाया। अब आते हैं y पॉइंट पे। y पे तो निकालनी पड़ेगी। देखो y पे एक फील्ड ये बनाएगा, इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। तो 1 की फील्ड इधर होगी E1, 2 की फील्ड इधर होगी E2, टुवर्ड्स द मास, टुवर्ड्स द मास। 1 और 2 की फील्ड बराबर होगी क्योंकि मास भी बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है दोनों के लिए। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जितना ये खींचेगा उतना ये। इस मास की वजह से यहां पे फील्ड होने वाली है जो ओवरऑल होगी। इस मास की वजह से यहां पे फील्ड किधर होगी, ऊपर E3। तो EY इज इक्वल्स टू, वैसे तो करना चाहो तो लिख लो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, पर E1 E2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट। E3 की वैल्यू बोलो, G मास कितना है, M बटे R स्क्वायर। R क्या होगा यहाँ पे, ये हाइट है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल की ये हाइट, ये R हुआ है ना। तो हाइट कितनी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, h√3/2, सॉरी a√3/2। कैसे निकलेगा, ये साइड A है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। A का ये वाला कंपोनेंट कितना है, A cos 60, और ये वाला कितना होगा, A sin 60। भाई ये A है, A का इधर A cos 60, इधर A sin 60। sin 60 कितना होता है, √3/2। सो ये वाली हो जाएगी a√3/2। सो GM बटे a√3/2 का होल स्क्वायर। सो y पे फील्ड आएगी GM, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर आ गया, √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर। इतनी फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड्स। क्लियर हो गया एकदम। R कैसे निकाला, a cos 60, a sin 60, 3/2। क्लियर है। चलिए, तो फील्ड निकालने का तरीका समझ में आया कि अगर ढेर सारे मासेस हों तो सबकी फील्ड को जोड़ दो, किसी किसी की कैंसिल होगी, किसी किसी की कैंसिल नहीं भी होगी, जो भी है हम फील्ड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक प्यारा सवाल दे रहा हूं जिसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। तैयार हैं आप? जी सर। यहां पे एक मास m रखा है, यहां पे एक मास 4m रखा है, ठीक है सर। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है मान लो 9 सेंटीमीटर्स। कितना डिस्टेंस है, 9 सेंटीमीटर्स। दिस डिस्टेंस इज 9 सेंटीमीटर। अगर मैं यहां पे फील्ड पूछूं, इसको बोल दो फर्स्ट मास, इसको बोल दो सेकंड मास। यहां पे फील्ड पूछूं तो फर्स्ट की वजह से इधर होगी E1, सेकंड की वजह से इधर होगी E2। ठीक, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट का मास छोटा है तो फील्ड छोटी होगी, इसका बड़ा है तो फील्ड बड़ी होगी। पर अगर हम फर्स्ट के पास आ जाएं तो फर्स्ट की फील्ड बढ़ जाएगी। भाई जितना पास आओगे उसका इफेक्ट उतना ज्यादा होगा। फील्ड का फॉर्मूला क्या है, GM बटे R स्क्वायर। R जितना छोटा करोगे फील्ड उतनी बड़ी हो जाएगी। कुछ नहीं यार, हमको वो पॉइंट बताओ जहां पे नेट फील्ड 0 है, बातें खत्म। वो पॉइंट निकाल के बताओ जहां पे फील्ड 0 है। जैसे आप भी समझ गए हो कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा, डेफिनेटली बीच वाला पॉइंट तो नहीं है, बीच वाले पॉइंट पे तो इसकी फील्ड ज्यादा होगी। यहां कहीं एक पॉइंट होगा जहां पे नेट फील्ड 0 है। मान लेते हैं वो पॉइंट यहां से x डिस्टेंस दूर है। यहां से कितना दूर हो जाएगा, यहां से 9 - x डिस्टेंस दूर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that at this point P gravitational field is 0। चलिए खुद से ट्राई करिए। ऑप्शन दे रहा हूं A, B, C, D। ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर्स, 3 सेंटीमीटर्स, 5 सेंटीमीटर्स, 3/2 सेंटीमीटर्स। वो जगह निकालिए इस लाइन पर जहां पे नेट फील्ड 0 होगी। ट्राई कर लें इसको। सारी रात यूं आहें भरता, पल पल यादों में मरता, मर गया रे मानी ना मेरी मन मेरा। अच्छा हो गया, पॉज करके ट्राई कर लें।
1 2 3 4 5। मैं सॉल्व करने जा रहा 1 2 3 4। सर 1 मिनट बस आ रहा। आया सर आ रहा। अपन क्लास में ऐसे करते ना, सर आ रहा है। अरे कहां से आ रहा है, घर से चल चुका है। आ गया, चलिए मैं करने जा रहा हूं सॉल्व। ओके 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 ओके। 1 की वजह से यहां पे फील्ड होगी इधर E1, 2 की वजह से होगी इधर E2। नेट फील्ड 0 है, मतलब जितनी 1 की उतनी 2 की, है कि नहीं। वेक्टर वाइज बात करो तो ऐसा होगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 शुड बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। नेट फील्ड एट पॉइंट P कितनी होगी, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। अब 0 हो गया, इसका मतलब क्या है, वेक्टर E1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर E2, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में समझ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, सो हम बोलते हैं जितना E1 है उतना E2 है। E1 की वैल्यू कितनी होगी, जी एम बटे डिस्टेंस कितना है, x का स्क्वायर। E2 की वैल्यू कितनी होगी, जी 4m बटे डिस्टेंस कितना है, 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। gm से gm मर गया, 9 माइनस एक्स को इधर ले आओ, 9 माइनस एक्स बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 4। सही है, रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो 9 माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। मैं -2 पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं, कभी कभी करना भी पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, आप करोगे, बताता हूं क्या होगा। पहले आप +2 पे सॉल्व करो मेरे साथ, बताता हूं फिर। 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, ये x इधर जाएगा तो मिलेगा 3x इज इक्वल्स टू 9, यहां से x इज इक्वल्स टू 3। तो आंसर क्या है, 3 सेंटीमीटर दूर यहां से फील्ड 0 है। मिड पॉइंट पे कैसे हो सकती है, मिड पॉइंट पे तब होती जब दोनों मास बराबर होते। ये मास छोटा था तो हम इसके पास आ गए ताकि इसकी फील्ड कुछ बड़ी रहे, और इसकी तो बड़ी है ही है मास की वजह से, तो इसके आसपास कहीं फील्ड 0 है। x इज इक्वल्स टू 3 पे। अब बात करते हैं -2 क्यों नहीं लिया, ले लो -2, कोई दिक्कत नहीं है। 9 माइनस एक्स बटे एक्स इज इक्वल्स टू -2, 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -2x, 9 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, -x, ये इधर जाएगा, x कितना हो जाएगा, -x प्लस x माइनस 2x कितना हुआ, -x, x इज इक्वल्स टू -9। मतलब ये तो बोल रहा है यहां से 9 सेंटीमीटर पीछे, यहां से x की वैल्यू -9, यहां से 9 सेंटीमीटर पीछे कहीं फील्ड 0 है। क्या ये पॉसिबल है, आप ये भी सोच रहे हो कि हो सकता हो सर, दो आंसर हो, एक बार फील्ड यहां 0 हो रही हो, एक बार फील्ड यहां से 9 सेंटीमीटर पीछे 0 हो रही हो, पर ऐसा नहीं है यार, यहां 0 नहीं हो सकती। बताओ क्यों, कितनी वैल्यू आ रही, -9 यहां पीछे। यार पीछे कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसको मिटा दूं मैं, -2 क्यों नहीं लिया समझ में आया। मान लो यहां एक पॉइंट ले लूं मैं, ठीक है, कितनी दूर है, -9 सेंटीमीटर। यहां पे फर्स्ट की वजह से फील्ड, यहां पे 2 की वजह से फील्ड, यहां 0 कैसे हो सकती है, यहां तो दोनों ऐड हो रही हैं। तो चेक कर लेना यार, ऐसा ना हो पॉइंट बाहर जा रहा हो, दोनों मासेस के बाहर जा रहा है तो 0 कैसे होगा। जैसे मान लो x की वैल्यू 9 से बड़ी आ जाती, x की वैल्यू 9 से बड़ी, मान लो 15-20 आ जाती, मतलब यहां कहीं x आता हमारा उसके हिसाब से। अब यहां पे बताओ, फर्स्ट की वजह से फील्ड इधर, 2 की वजह से फील्ड इधर, तो ऐड हो रही ना, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इसलिए दोनों आंसर चेक कर लेना कौन सा आंसर बीच में आ रहा है। खैर ये तो बात सब कंसेप्ट की हो रही हैं, कहानी को थोड़ा बनाते हैं, बढ़ाते हैं। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल आप समझ गए, समझ गए सर, कि डिफरेंट मासेस हैं तो फील्ड कैसे निकालें, समझ गए सर। अच्छा एक बात सुनो मेरी, ये जो पूरी कहानी है GM बटे R स्क्वेयर वाली, ये पॉइंट मासेस के लिए है, चाहे -GM बटे R स्क्वायर लिखो, चाहे GM बटे R स्क्वायर लिखो, पॉइंट मासेस के लिए है। क्या मतलब है सर जी, मैंने पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था, याद हो, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन था ग्रेविटेशनल में, कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, थोड़ा अलग था, अभी मैच करा देंगे। मेरे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है जिसका मास m है, रेडियस r है, ये भी HC वर्मा किताब में भी दिया है। हमसे कह रहा आप फील्ड फाइंड करिए एट इट्स सेंटर। मास m, रेडियस r की पूरी एक रिंग है और इस जगह पे आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करनी है। अब क्या करें, अब ये पॉइंट मास तो है नहीं, पॉइंट मास तो पॉइंट जैसा होता है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। अब क्या करें, ये फॉर्मूला क्या ऐसे मासेस पे वैलिड है, नहीं। हम एक चीज सोच सकते थे कि इसका हम सेंटर ऑफ मास निकाल लें,
कि इसका सेंटर ऑफ मास जहां पे हो और उसके बाद इसको पॉइंट मास मान के कहानी कर लें, पर ये अलाउड नहीं है क्योंकि ये पॉइंट मास तब भी नहीं है, ये तो एक्सटेंडेड मास है, फॉर्मूला पॉइंट मास का है। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, हाय कोई तो बताए इसका हल ओ मेरे भाई। हल क्या है सुनो, अगर मैं इस रिंग को छोटे छोटे डीएम मास में तोड़ लूं, छोटे छोटे डीएम मास में तोड़ लूं, तो हर डीएम मास क्या बन जाएगा, पॉइंट मास। छोटा छोटा डीएम मास ले लो, हर डीएम मास क्या बन जाएगा, पॉइंट मास। हर डीएम मास पे ये फॉर्मूला वैलिड। तो इसको हम एक बड़े मास m की जगह सोचें कि बहुत ढेर सारे मेरे पास छोटे छोटे डीएम मास हैं, हर डीएम मास की वजह से मैं ग्रेविटेशनल फील्ड निकालूं और फिर टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड, यहां खूब ढेर सारे मास हैं, टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे निकलेगी, सब मासेस की ग्रेविटेशनल फील्ड को जोड़ के। हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़ा ना कि अगर बहुत ढेर सारे मासेस हों और यहां पे टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो क्या करें, सबकी ग्रेविटेशनल फील्ड को जोड़ दें, बस यही करेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहां से हम यहां से थीटा एंगल पर जाकर एक पतली सी स्ट्रिप काट लें जिसका मास डीएम हो, यह एंगल छोटा सा डी थीटा, रेडियस है आर। इस डीएम की वजह से यहां पर कितनी फील्ड बनेगी बता सकते हैं, इस डीएम की वजह से फील्ड मेरे ख्याल से कुछ ऐसी फील्ड बनेगी इस तरफ, कितनी बनेगी, छोटी सी फील्ड बनेगी। उस छोटी सी फील्ड को मैं बोल देता हूं डी। डी की वैल्यू बता सकते हो, जी मास कितना है, डीएम डिस्टेंस कितना है बटे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्यों लगाया आपने, क्योंकि मैंने बहुत छोटा सा मास लिया, छोटा सा मास मतलब पॉइंट मास, मैंने छोटा सा मास लिया तब मैं ये फॉर्मूला पॉइंट मास पे लगा सकता हूं, मैंने इसको पॉइंट मास बना लिया है। फॉर्मूला हो गया जी डीएम बटे आर स्क्वायर। कंसेप्चुअल है मुझे पता है, खूब ध्यान देना पड़ेगा टॉपिक पे, जी डीएम बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ फील्ड बन रही है। ऐसे ही मैं बहुत ढेर सारे डीएम काटूं, हर डीएम की छोटी छोटी फील्ड निकालूं और टोटल फील्ड निकालने के लिए क्या करूं, सारी डी 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 डू डी डू डी डू को जोड़ दूं, तब टोटल फील्ड मिल जाएगी। छोटे छोटे मासेस की फील्ड निकाल के सबको जोड़ दें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, कहानियां समझो भी, कहानी बहुत अच्छी है ये। चलो डी तो तुम्हारे पास है, मैं इस पॉइंट को यहां पे बनाता हूं तो ये आपको मिल रहा डी। मेरी एक बात बताओ, जैसे रिंग में यहां एक डीएम है, इसके जस्ट रिफ्लेक्शन वाला एक डीएम यहां होगा, सिमेट्रिकली इसके अपोजिट, यस सर होगा। उस डीएम की वजह से यहां पे जो फील्ड होगी क्या वो ऐसे होगी, यस सर होगी, ऐसे, यस सर होगी। ये एंगल थीटा पे है, जी सर जी बिल्कुल, जी सर जी बिल्कुल थीटा पे है, तो ये भी एंगल थीटा पे होगा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, एकदम सिमेट्री पे लिया है थीटा थीटा पे। इस डी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, एक ऊपर आएगा डी साइन थीटा। इस डी का एक कंपोनेंट इधर आएगा डी कॉस थीटा, एक ऊपर आएगा डी साइन थीटा। डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, जुड़ेगा दोनों का कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ डी साइन थीटा वाला। इसकी वजह से यहां फील्ड डी, डी का कंपोनेंट cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा। मैंने कहा इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट एक मास डीएम होगा, उसकी वजह से फील्ड डीई, डी का cos थीटा, डी का साइन थीटा। cos थीटा वाला कंपोनेंट दोनों का उड़ गया, जुड़ेगा कौन सा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। जैसे मान लो यहां पे एक डीएम ले, इसकी डी ऐसे, इसके अपोजिट में एक डीएम ऐसे, डी डी, डी cos थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा ऐड हो गया। नहीं आया भैया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फील्ड है ही नहीं, जितनी फील्ड है वर्टिकली अपवर्ड है। इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल फील्ड बन रही थी, इसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल फील्ड कैंसिल हो रही, इसकी वजह से जो हॉरिजॉन्टल फील्ड बन रही, इसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल फील्ड कैंसिल। जैसे ये वाले की फील्ड किधर होगी, ऐसे होगी कुटुक, उधर से ये वाले की फील्ड कैसे होगी, इधर कुटुक, कैंसिल। यानी नेट जो फील्ड है वो वर्टिकली अपवर्ड है,
फील हुई ये बात? यहां पे डीएम की फील्ड जो हॉरिजॉन्टल बना रहा, ये वाला डीएम उस हॉरिजॉन्टल को कैंसिल कर रहा, सारी हॉरिजॉन्टल फील्ड कैंसिल, नेट फील्ड आनी है वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या हमें डी 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 को जोड़ना चाहिए या हमें डी साइन थीटा को जोड़ना चाहिए? डी साइन थीटा को जोड़ना चाहिए। डीएम का जो फील्ड बन रहा है डी, उसका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल नहीं हुआ? डी साइन थीटा। डी कॉस थीटा को कैंसिल करने के लिए सबका एक जुड़वा भाई बैठा है अपोजिट साइड पे। तो जो इंटीग्रेशन करना है या जो जोड़ करना है, आपको समझ में आ रहा है ना? डी 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 को जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। तो जो इंटीग्रेशन करना है डी डी का, वो डी का करना ही नहीं है, वो डी साइन थीटा का करना है। अरे इसका वजह से फील्ड डी ई, एक कंपोनेंट डी साइन थीटा, एक कंपोनेंट डी कॉस थीटा। क्या डी कॉस थीटा नेट फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं, क्योंकि उसके अपोजिट वाला डी कॉस थीटा को मार देगा। सबका एक ही कंपोनेंट जुड़ेगा, कौन सा? डी साइन थीटा। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज दैट द नेट फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ नॉट डी बट डी साइन थीटा। डी का इंटीग्रेशन नहीं, डी साइन थीटा करना है। किसके लिए? पूरे सेमी सर्कल के लिए, पूरे सेमी सर्कल के लिए, आधे के लिए नहीं, पूरे के लिए। इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन, सबका डी साइन थीटा जुड़ना है। ठीक है, तो पूरे सर्कल के लिए थीटा को वैल्यू करा लो। यहां पे थीटा की वैल्यू कितनी? 0, कुट 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 कुट, थीटा 90, कुट 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 कुट, थीटा 180। तो 0 से लेके 180 या पाई, 180 का मतलब पाई। तो 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट कर दें इस एक्सप्रेशन को। 0 लोगे तो इस डीएम का कोई, इसका तो वैसे भी कुछ आना नहीं। फिर थोड़ा आगे बढ़ोगे तो इस डीएम का डी साइन थीटा, फिर इसका डी साइन थीटा, फिर इसका डी साइन, फिर इसका डी साइन थीटा, इसका डी साइन, सबका डी साइन थीटा जुड़ जाएगा। क्लियर है? बस अब जोड़ना है, कुछ नहीं करना। सो इंटीग्रेशन ऑफ जी डी एम बटे आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा 0 से पाई। यहां से कांस्टेंट चीजों को बाहर निकालो। कैपिटल जी कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, साइन थीटा कांस्टेंट, हट रे, थीटा तो चेंज हो रहा। कुट 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 कुट। इंटीग्रेशन ऑफ डीएम साइन थीटा 0 से पाई। जैसा कि आप समझ रहे हैं, डीएम को साइन थीटा के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। या तो कोई डी थीटा का टर्म हो तभी इंटीग्रेशन हो सकता है। भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। पर यहां डी थीटा तो हो, डीएम के साथ थोड़ी ना साइन थीटा इंटीग्रेट होगा। तो अब हम क्या करेंगे? कुछ दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। तो कैसे यहां से डीएम को हटाएं और कैसे डी थीटा को लाएं? मैंने इस पोर्शन को बाहर बनाया। ये एंगल डी थीटा, ये रेडियस आर, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। बोलो सही है? आर्क निकालना हो तो क्या करते हैं? रेडियस इंटू एंगल। तो ये लेंथ कितनी हो गई? आर डी थीटा। कितनी लेंथ हो गई? आर डी थीटा। मुझे बताओ मास पर यूनिट लेंथ कितना है? इस रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना है? इस रिंग का मास पर यूनिट लेंथ कितना है? मास है m और लेंथ कितनी है? पाई आर। तो इस रिंग का मास पर यूनिट लेंथ हो गया m बटे पाई आर। बोलो सही है? रिंग का पूरा मास है m, रिंग की पूरी लेंथ कितनी होगी? पाई आर। आधी है ना, कंप्लीट होती तो 2 पाई आर, आधी है तो पाई आर। अच्छा, मुझे इस छोटे से पार्ट का मास बताओ कितना है? dm। लेंथ कितनी है इस पार्ट की? आर डी थीटा। तो इस पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? इस पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ होगा dm बटे आर डी थीटा। क्या पूरी रिंग का मास पर यूनिट लेंथ और इस पार्ट का मास पर यूनिट लेंथ सेम होगा? बिल्कुल, क्योंकि एक ही मटेरियल से सब बना है। मास सेम नहीं होगा, मास पर यूनिट लेंथ तो सेम होगा। मास पर लेंथ जो पूरी रिंग के लिए वही इतने पार्ट के लिए होगा। पूरी रिंग का मास m, लेंथ है कितनी? पाई आर। एक छोटे से पार्ट का मास dm और लेंथ कितनी है? आर डी थीटा। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से आपको dm मिल जाएगा। r से r मर जाएगा बच्चों। dm की वैल्यू है m इंटू डी थीटा बटे पाई। सो m इंटू डी थीटा बटे
पाई इंटू साइन थीटा, बाहर क्या है जी बटे आर स्क्वायर 0 से पाई। अब देखो टेंशन खत्म, डीएम चला गया, डीएम की जगह क्या आया m इंटू डी थीटा बटे पाई। कैसे क्लियर समझ में आ रहा? आप चाहो तो लैम्डा करके कर लो, मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा ले लें, फिर लैम्डा की वैल्यू ये रखोगे, फिर dm इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू डीएल रखोगे, डीएल की जगह आर डी थीटा, सेम कहानी है, कर लो यही आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटीग्रेट करना है, टेंशन की कोई बात नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए, इसको मिटा देते हैं, चलो इंटीग्रेट करते हैं। वहां से और एक्सप्रेशन उठाओ, क्या आ रहा है एक्सप्रेशन मेरे पास, क्या है रे, जी बटे आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ m बटे पाई भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, m बटे पाई भी बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से पाई, माइनस को बाहर ले आए, कॉस 180 इज -1 माइनस कॉस 0 -1 -2, सही है। अबे कर लोगे इतना तो भाई मेरे प्यारे बच्चे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर ले लिया, 0 से पाई, कॉस 180 माइनस कॉस 0, कॉस 180 इज -1 कॉस 0 इज 1, कर दूं मैं, माइनस जी एम बटे आर स्क्वायर पाई, हाय हाय हाय, कॉस 180 इज -1 माइनस कॉस 0 इज 1, माइनस माइनस सॉरी -1 -2, माइनस माइनस कैंसिल, आएगा आंसर 2, तो इसको इसको हटाया लिखा 2, सो आंसर इज 2 बटे पाई जीएम बटे आर स्क्वायर। ये फील्ड आएगी किस डायरेक्शन में आएगी, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो मैं लिख दूं जे कैप के डायरेक्शन में। दिस इज द फाइनल आंसर। व्हाट इज द फाइनल आंसर, 2m बटे पाई 2 बटे पाई जीएम बटे आर स्क्वायर जे कैप के डायरेक्शन में। क्लियर है सारी कहानी, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, फिर यहां से मेरे को डीएम हटाना था, डीएम हटाने के लिए कहानी यूज की मैंने, कहा मास पर यूनिट लेंथ पूरी रिंग का, सेमी रिंग का, आधी रिंग का, और मास पर यूनिट लेंथ इस पोर्शन का सेम होगा, वहां से डीएम की वैल्यू रखी और फिर इंटीग्रेट किया। अच्छा तो एक्सप्रेशन मिल गया हमको हाफ रिंग के लिए, कितना मिला 2gm बटे पाई इंटू आर स्क्वायर। अब पिछले टर्म का जो आखिरी क्वेश्चन था इसी से मिलता जुलता था थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन वहां पे क्या पूछा था उन्होंने, थोड़ा अलग पूछा था, उन्होंने कहा था कि यहां पे एक रिंग है, पिछले टर्म पे मैंने एक सवाल दिया था लास्ट में होमवर्क के लिए, ठीक है, ग्रेविटेशनल के फर्स्ट लेक्चर में। यहां पे एक रिंग है, उन्होंने कहा था यहां पे एक छोटा सा मास स्मॉल m रखा है और इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। उन्होंने पूछा था इस मास m पे लगने वाली फोर्स बताएं। डेफिनेटली यहां पे भी मास है, यहां पे भी मास है, तो दोनों के बीच में फोर्स होगी ग्रेविटेशन की। तो पूछा था इस मास m पे कितनी फोर्स लगेगी इसके वजह से। तो बच्चों कैसे निकालोगे, तो इसके लिए एक चीज समझो, मान लो किसी रीजन में मुझे फील्ड पता है E है, वहां मुझे पता है कोई मास m है, और पूछा यहां पे फोर्स कितनी है। देखो अब आपको इस जगह पर फील्ड पता है, अब आपको E की वैल्यू पता चल गई, वो रही, आपको मास दे दिया, बोला फोर्स बताओ कितनी लगेगी। तो मैंने कहा एक रीजन है जहां पे फील्ड E है, मास m है, तो उस पे फोर्स निकाल सकते हो, बिल्कुल। मान लो इस पे फोर्स लग रही F, मान लो इस पे फोर्स लग रही है F, तो E कैसे डिफाइंड है, फोर्स बटे मास। यहां से फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, m इंटू E। तो इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट करो कि अगर आपको किसी रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड गिवन हो और पूछे किसी मास पे कितनी फोर्स लगेगी, तो फोर्स क्या हो जाएगी, m इंटू E। फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में फील्ड है, जैसे डेफिनेशन आई थी वहीं से घुमाकर। तो ये टॉपिक उल्टा हो गया, ये टॉपिक क्या हो गया, फोर्स ऑन अ मास इन अ फील्ड। टॉपिक डाल के लिख लो कम से कम कि कोई मास m है, किसी फील्ड में है, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी, m टाइम्स ऑफ E लगेगी, m टाइम्स ऑफ E। इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं समझाऊं। किसी जगह पे आपको फील्ड पता है E, वहां पे हमें कोई मास दिया m, अब पूछा उस पे फोर्स कितनी लगेगी, तो m टाइम्स ऑफ E। जैसे इस मास पे कोई हमसे पूछे फोर्स कितनी है, तो पिछले टर्म का आंसर आने वाला है, फोर्स हो जाएगी m टाइम्स ऑफ E। E की वैल्यू वो है, तो 2 बटे पाई
जी एम एम बटे आर स्क्वायर जे कैप के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। ये आंसर होगा पिछले वाले टर्म के क्वेश्चन का। क्लियर हुआ? तो एक नई चीज समझ में आई कि कहीं पे अगर फील्ड ई है, वहां पे कोई नया मास एम आता है, तो उस पे फोर्स कितनी लगेगी? एम ई एम ई एम ई। क्लियर हो गया? तो यार रिंग पे बनाने को तो बहुत सवाल बन सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है ना, मतलब बनाने को इस पे बहुत सवाल बन सकते हैं रिंग पे। एक काट पीट के रिंग के बहुत सवाल में बना सकता हूं। ऐसे काट दिया, वैसे काट दिया। अभी सेमी सर्किल लिया था, ठीक है ना? ठीक है ना? जैसे मान लो मैं बोल दूं ऐसी रिंग है मेरे पास, इसका मास मान लो m है, रेडियस r है, इतने पार्ट का मास m है, रेडियस r है। ये एक क्या है? क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट है, ठीक है? एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? अब हमसे पूछा इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, इस पूरे मास की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड। कुछ ऐसा आना चाहिए आंसर। पूरा मास m, यहां पे फील्ड अपनी तरफ बनाएगा, पर कितनी है कैसे निकालें? वही तरीका है। क्या करना है? कहीं पे जाकर एक डीएम काट लो थीटा एंगल के ऊपर, डी थीटा एंगल बनाकर, इस डीएम की वजह से यहां पे फील्ड ऐसे बन जाएगी डीई, थीटी एंगल पे डीई की फील्ड बनेगी, बनेगी। ओके, ठीक है? हमने कहा थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा मास काट लो डीएम, इसकी वजह से यहां फील्ड ऐसे होगी डी टुवर्ड्स द मास। डी के दो कंपोनेंट होंगे, किधर? डी ही कॉस थीटा, एक ऊपर डी ही साइन थीटा। इस बार कोई है नहीं डी कॉस थीटा को कैंसिल करने वाला। ध्यान से देखो, जो ये वाला डीएम बनेगा उसका भी अपना डी कॉस थीटा होगा, जो ये वाला डीएम बनेगा उसका भी अपना डी कॉस थीटा होगा। इस बार सारे डी कॉस थीटा जोड़ रहे हैं, और इस वाले डीएम का एक डी साइन थीटा होगा, इस डीएम का भी एक डी साइन थीटा। इस बार डी साइन थीटा भी जोड़ रहा है। फील्ड समझ में आ रहा? कहीं पे एक डीएम और काट के सोचो, मन में इमेजिन करो डीएम काटा, इसके वजह से फील्ड कैसी होगी? ऐसी होगी, डी ऐसी होगी। इसका भी एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। कोई इसके अपोजिट नहीं जा रहा, काट नहीं रहा इसको। यहां एक डीएम, एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन, मतलब इस बार दोनों कट नहीं रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग निकालना पड़ेगा। इस बार एक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, एक हॉरिजॉन्टल, और नेट फील्ड फिर उनका रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? आ रहा है कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है। क्या बोल रहा मैं कह रहा कहीं पे भी डीएम काटोगे तो फील्ड के, जैसे यहां पे डीएम काटा, फील्ड इधर भी डी के दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। इसको काटने वाला इस तरफ सिमेट्रिकली अपोजिट कोई है नहीं जो डी कॉस थीटा को काट दे। इसका भी डी कॉस थीटा, इसका भी डी कॉस थीटा, सबका अपना बनेगा। तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है, एक डी साइन थीटा को, एक डी कॉस थीटा को। कर लोगे? देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, एक एक्स डायरेक्शन में होगी, एक वाई डायरेक्शन में होगी। एक्स वाली को कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट कर दो सबकी क्या? डी कॉस थीटा को। वाई वाले कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट दो सबकी क्या? डी साइन थीटा को। सबका डी साइन थीटा जोड़ दो यहां वाली फील्ड, सबका कॉस थीटा जोड़ दो इधर वाली फील्ड। अब डी की वैल्यू लिख लोगे, डी की वैल्यू कितनी होगी? इंटीग्रेशन ऑफ जी डीएम बटे आर स्क्वायर, इसकी वजह से जी डीएम बटे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कहां से कहां थीटा को ले जाओगे? 0 से लेके 90 डिग्री, 90 मतलब पाई बाई 2। यहां डी की जगह फिर से जी डीएम बटे आर स्क्वायर साइन थीटा, इंटीग्रेशन कहां से कहां? 0 से पाई बाई 2। बस अब डीएम की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। डीएम की वैल्यू कैसे निकाली थी याद है? ये हमने लिया था कचाक चुकारे किंगा, मैंने बोला था ये एंगल डी थीटा, ये रेडियस आर, ये लेंथ हो जाएगी आर डी थीटा। इस पूरे का मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन पाई आर बाई 2 होगा इस बार। क्वाड्रेंट हो गया ना? इसकी लेंथ कितनी होगी क्वाड्रेंट की? पाई आर बटे 2। पूरा सर्कमफेरेंस होता तो 2 पाई आर, आधा होता पाई आर, उसका भी आधा पाई आर बटे 2। तो मास पर यूनिट लेंथ फॉर दिस होल इज m अपॉन पाई आर बटे 2। मास पर यूनिट लेंथ 2 ऊपर चला गया, और इतने पोर्शन का मास कितना है? dm, लेंथ कितनी है? आर डी थीटा, तो dm अपॉन आर डी थीटा। आर आर मर गया, इस बार dm की वैल्यू है 2m बटे पाई डी थीटा। g बाहर, आर स्क्वायर बाहर, dm की जगह 2m बटे पाई
इंटू डी थीटा कॉस थीटा 0 से पाई बाय 2 तक। और यहां पे पूरा साइन थीटा के साथ सेम कहानी, जी बटे आर स्क्वायर 2m बटे पाई डी थीटा साइन थीटा 0 से लेके पाई बाय 2 तक। 2m बटे पाई बाहर आ जाएगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 इज 1 यानी 1 आएगा। 2m बटे पाई बाहर, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन 90 माइनस साइन 0, साइन 90 इज 1 साइन 0 इज 0 तो 1। सो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बोलो बोलो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। g बटे आर स्क्वायर बाहर लिया, dm की जगह क्या रखा 2m बटे पाई इंटू डी थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा साइन 90 इज 1 माइनस साइन 0 इज 0 तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2gm बटे पाई आर स्क्वायर। यही होगा। इस तरह से यहां पे आओ, यहां क्या होगा 2m बटे पाई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले लो, कॉस 90 इज 0 माइनस कॉस 0 इज 1 माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल। तो यहां भी आंसर सेम आ रहा है, इधर भी करके देखो, कुछ तो करो खुद से। g बटे आर स्क्वायर, dm की जगह 2m बटे पाई इंटू डी थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर गया, कॉस 90 0 माइनस कॉस 0 1 माइनस 1 आएगा क्योंकि माइनस कॉस 0 माइनस माइनस कैंसिल 1 तो 2gm सेम एक्सप्रेशन। इधर का भी कितना आ रहा 2gm अपॉन पाई आर स्क्वायर। यही रहेगी y की फील्ड, यही रहेगी x की फील्ड। तो दो फील्ड आएगी इस बार, एक x में एक y में। नेट फील्ड निकालना हो तो इनका रिजल्टेंट कर लोगे अपने आप, इंटीग्रेशन करना है बस dm की वैल्यू यहां पुट करके। तो जो नेट फील्ड आएगी बच्चों इस बार, एक इधर आएगी एक इधर, इधर मान लो फील्ड E है, इधर मान लो फील्ड E है, दोनों की वैल्यू देखो बराबर है 2gm बटे पाई आर स्क्वायर 2gm बटे पाई आर स्क्वायर, वैल्यू दोनों की क्या है बराबर। तो यही x में है यही y में। नेट फील्ड ऐसे आएगी, कितनी हो जाएगी e√2। कैसे आया सर, अब यार अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं, दोनों वेक्टर हैं e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2e स्क्वायर, 2 अंदर रह जाएगा तो e√2 यही आएगा फाइनल आंसर। e कितना है, दोनों की वैल्यू सेम है तो यही वैल्यू रख देंगे। सो फाइनल आंसर विल बी come on, final answer will be net field in this case will be come on 2gm upon pi r square into √2। डायरेक्शन होगा ये वाला। कोई कहे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो लिख देना भैया, इतना होगा किस डायरेक्शन में माइनस आई कैप में, इतना किस डायरेक्शन में प्लस जे कैप में, दोनों को जोड़ देना कि इतना आई कैप इतना जे कैप। अब इसको ऐसे बनाया हो तो देख लेना है ना, रट के मत चले जाना, रट के चले गए गधे की तरह। मान लो वहां एग्जाम में वो क्या करता है आपके साथ, इतना सा चेंज किया, उन्होंने कहा ऐसे रिंग है भैया, ले भाई क्वाड्रेंट जो है वो ऐसे बना है, पर मैं तो रट के आया है, मैं तो बताएगा माइनस आई कैप में, ऐसा थोड़ी ना भाई। इस बार किस में हो जाएगा प्लस आई कैप प्लस जे कैप, तो ध्यान रखना है। फाइनल वैल्यू क्या है 2gm बटे पाई आर स्क्वायर √2 आया। यार बहुत से केस बना सकते हैं, आपका कंसेप्ट होना चाहिए, आपको करने का तरीका आ जाए। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल की कभी भी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बढ़ते जाएंगे। तो आपने दो केस देखे मेरे साथ प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे, एक देखा पूरी रिंग के लिए, एक सॉरी हाफ रिंग के लिए, एक देखा क्वाड्रेंट के लिए। पूरी रिंग का तो 0 आएगा, इधर फील्ड इधर फील्ड इधर फील्ड इधर फील्ड, पूरी रिंग में तो कितना हो जाएगा 0, करने की क्या जरूरत है। सो ये आपने देखा किसके लिए, किसके लिए हाफ रिंग के लिए आपने देखा, ये फॉर्मूला आया। फिर आपने क्वाड्रेंट का भी देखा मेरे साथ, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला देखो 2gm√2 बटे पाई आर स्क्वायर, नेट फील्ड जो आ रही है। बाकी तो क्वाड्रेंट में एक्स वाई में डिवाइड भी हो रही। अच्छा, इतना सब देखने के बाद प्यारे बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन हो ही जाए इसी बात पे। एक जनरल केस ले लेते हैं कि मेरे पास ये एक आर्क है, ये अब आप खुद से करके दिखाओगे। मेरे पास ये एक आर्क है जो कि यहां पे बना रही है एंगल फाई। इस आर्क का मास m और ये जो रेडियस है वो r। सर्किल की आर्क ले ली,
अब ना सेमी सर्किल है ना क्वाड्रेंट है, कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री 60 डिग्री। हमसे पूछा इस जगह पर फील्ड कितनी है। एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है, सीधा सवाल आ जाएगा कि मेरे पास ये एक आर्क है, हम बोलेंगे ठीक है भैया, हम बोलेंगे इसका मास 2 kg, हम बोलेंगे ठीक है, बोलेंगे रेडियस है 1 सेंटीमीटर, हम बोलेंगे ठीक है, वो बोलेंगे एंगल है 60 डिग्री। अब भैया रे, अब इसको पॉइंट मास समझ के मत कर देना, जी एम बटे आर स्क्वायर, खत्म। ये पॉइंट मास नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें एंगल ना ही सेमी सर्किल वाला 180, ना ही क्वाड्रेंट वाला 90, 60 डिग्री का। तो अब जनरल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लीज आप मेरे लिए बच्चों इसको डिराइव करने की कोशिश करें। नहीं हो पाता तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, पर एक बार आप जरूर ट्राई करें। कर लिया आपने, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस आर्क को आधे में डिवाइड कर लेते हैं। इसको सीख लो, सब काम आएगा आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत। यहां पे भी आ रहा। फिर हम कहते हैं इस आधे पार्ट का एंगल 5/2, आधे पार्ट का एंगल 5/2। ठीक है, यहां से हम थीटा एंगल पर जाके एक छोटा सा डीएम मास काट लेते हैं। ठीक है, ठीक है, कितने एंगल पे? डी थीटा पे। अगर मैं इसको मैग्नीफाइड वर्जन बनाऊं तो जो थीटा एंगल पे डीएम काटा है वो ऐसा दिख रहा है, ये रहा डीएम मास, और ये एंगल कितना? डी थीटा आर रेडियस पे। ठीक है ना, ये रहा डीएम मास, ये एंगल डी थीटा आर रेडियस पे। मैंने पहले इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5/2 5/2। फिर मैंने कहा वर्टिकल से मैं थीटा एंगल पर जाकर एक डीएम, देखो फाई यहां पे एक कांस्टेंट वेरिएबल है, तो मुझे एक वेरिएबल अपना चूज करना था, तो अपना वेरिएबल मैंने थीटा ले लिया। थीटा वेरिएबल पे एक छोटा सा मास डीएम काटा, जिसका मैग्नीफाइड वर्जन मैं यहां पे दिखा रहा हूं कि ये डीएम भी एक्चुअल में यहां पे इतना पतला नहीं है, ऐसा है। ठीक है ना, मैग्नीफाइड वर्जन में। इस डीएम की वजह से यहां पे फील्ड बच्चों कैसे होगी? कुछ ऐसे होगी। इसको मैं बोल सकता हूं कितनी होगी? डी होगी, है ना। इस डी के दो कंपोनेंट होंगे बच्चों। ये एंगल कितना है इस बार? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो इस डी के दो कंपोनेंट होंगे, एक इस तरफ डी कॉस थीटा, एक इस तरफ डी साइन थीटा। डीएम की वजह से फील्ड होगी ऐसे बनेगी, डी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ डी कॉस थीटा, जिधर थीटा है, एक इधर डी साइन थीटा। इसी तरह से इसके सामने एक डीएम यहां होगा, सिमेट्रिकली ऑपोजिट। इसका भी एक आएगा डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। इस बार दिख रहा है डी साइन थीटा वाले टर्म्स कैंसिल होंगे। देखो डी कॉस थीटा जुड़ गए दोनों के, और डी साइन थीटा कैंसिल, डी साइन थीटा कैंसिल। तो ये डी साइन थीटा तो कहीं ना कहीं से एक और डी साइन थीटा की वजह से मरने वाला है। इस डीएम का एक ऑपोजिट डीएम यहां दिखेगा, और सबके लिए जैसे यहां पे डीएम लोगे तो उसकी वजह से डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, तो उसका यहां पे एक डीएम दिख जाएगा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा मर जाएगा। तो ओवरऑल सबके डी कॉस थीटा जुड़ने वाले हैं। तो नेट फील्ड जो आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो, डी ई कॉस थीटा। अच्छा, अब d की वैल्यू कितनी है? अभी मैंने रेंज नहीं रखी। d की वैल्यू कितनी है? g dm बटे आर स्क्वायर, पॉइंट मास बन गया dm इंटू कॉस थीटा। अब dm की वैल्यू कितनी है? dm की वैल्यू रखनी होगी हमें। तो इस पूरे आर्क के लिए मास पर यूनिट लेंथ, पूरे आर्क की लेंथ कितनी होगी? तो भाई साहब ये रही आर्क, आर्क का पूरा एंगल कितना है? फाई। रेडियस कितना है? r। तो ये लेंथ पूरी कितनी हो जाएगी? r टाइम्स ऑफ फाई। तो इस पूरे की लेंथ हो गई r फाई। तो पूरे का मास पर यूनिट लेंथ m अपॉन r फाई, और इतने से का मास पर यूनिट लेंथ, इसकी लेंथ कितनी होगी? r d थीटा, एंगल d थीटा, r d थीटा। मास कितना है? dm, तो इसका हो जाएगा dm अपॉन r d थीटा। दोनों का मास पर यूनिट लेंथ सेम, चाहे पूरे का लें चाहे इतने का। r से r मिल गया, dm की वैल्यू मिल गई m d थीटा बटे फाई, m d थीटा बटे फाई। सो g बटे आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट बाहर, dm की जगह m d थीटा बटे फाई इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे फाई एक कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दे रखा था टोटल एंगल फाई है, उसको इंटीग्रेट मत कर डालना, टोटल पूरा एंगल फाई था, बाहर चला जाएगा। सो जी एम
बटे आर स्क्वायर फाई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अब बात आती है कहां से कहां इंटीग्रेट करें। तो आपको ये डीएम चाहिए, ये डीएम चाहिए, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, ये डीएम, ये, और इस तरह से इस तरफ के भी सारे डीएम चाहिए। आपको थीटा को ऐसा वेरी करना है। अच्छा, स्लरी हो रहा है स्पीच। थीटा को ऐसा वेरी करना है कि सारे डीएम इधर के इंक्लूड हो, सारे डीएम इधर के इंक्लूड हो, है ना। तो बच्चों थीटा यहां से मेजर कर रहे हो तो इस तरफ का लास्ट एंगल होगा -5/2 और इस तरफ का होगा +5/2। थीटा को कहां से कहां वेरी करो, -5/2 से +5/2 तक। सो -5/2 से +5/2 तक। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस साइन थीटा, है ना। सो इट विल बी, सॉरी साइन थीटा, इसी पे तो मरा हूं मैं एक बार, ये गलती नहीं हो सकती। cos थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा GM बटे आर स्क्वायर फाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, सॉरी cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा -5/2 से +5/2 तक। तो इंटीग्रेशन कर लिया जाए, फाइनल आंसर देखा जाए, इसको मिटा दूं मैं, प्यारा आंसर आएगा, टेंशन मत लो। GM अपॉन आर स्क्वायर फाई cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा -5/2 से +5/2। इसको नोट कर लो तो मिटा दूं मैं, पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया, फाइनल आंसर ऐसे आएगा ना, सारे डी cos थीटा ऐड हो रहे हैं। मिटा दूं, ओके ठीक है। नहीं किया है तो वापस जाके नोट कर लो, क्लास तो है नहीं कि टेंशन है, मिट गया तो गया। सो दिस इज वन थिंग आई लव अबाउट वीडियो लेक्चर्स। खैर कई डिसएडवांटेज भी हैं, ये भी मानता हूं मैं। साइन थीटा साइन 5/2 माइनस साइन ऑफ -5/2, है ना। एक 5/2 है, एक माइनस। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस। साइन 5/2 साइन 5/2 2 साइन 5/2। GM अपॉन आर स्क्वायर फाई 2 साइन 5/2 इज द आंसर। नेट फील्ड कितनी आई, GM अपॉन आर स्क्वायर फाई 2 साइन 5/2। अब मुझे सब मिटाने दो और मैं आपको अब दिखाता हूं कैसे ये आंसर एक जनरल आंसर बन जाएगा जो ये दोनों रिजल्ट दे देगा। इसको अप्लाई करते हैं हाफ रिंग के ऊपर। हाफ रिंग के लिए फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई पूरा एंगल था, हाफ रिंग के लिए फाई कितना होगा 180। हाँ ये भाई फाई क्या था यहां पे, ये एंगल फाई था पूरा, हाफ रिंग के लिए ये एंगल कितना हो जाएगा 180। 180 रखो, GM अपॉन आर स्क्वायर, यहां आप पाई में रखोगे 180 कितना हो जाएगा पाई रेडियन, यहां रेडियंस वाली में रखोगे 180 का मतलब कितना हुआ 180 का मतलब कितना हुआ पाई रेडियन, तो यहां रखा आर स्क्वायर पाई 2 साइन 5/2 180/2 यानी साइन 90, साइन 90 इज 1 2 GM आर स्क्वायर पाई। आ रहा है, इसको जरा क्वाड्रेंट पे लगाओ। फाई की वैल्यू कितनी रखी 180 और यहां पे किस में रखनी है रेडियन में। इसको जरा आप इस पे लगाओ क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट में फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री। GM बटे आर स्क्वायर 90 मतलब कितना रेडियन π/2 रेडियंस, है ना। 2 साइन 90/2 साइन 45 2 साइन 45 साइन 45 इज 1/√2 1/√2। ये 2 ऊपर जाएगा 2 2 4 हो जाएगा √2, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 2√2। बोलो आ रहा, रख के चेक कर लो, जल्दी कर दिया मैंने, रख के चेक कर लो। GM बटे आर स्क्वायर फाई की जगह π/2 2 साइन 90/2 साइन 45 1/√2, तो ये कितना हो जाएगा √2 बन जाएगा ये, और ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 GM √2 बटे πr स्क्वायर। तो ये एक जनरल फॉर्मूला है जो आप इन केस में याद कर सकते हो अगर हो पाए। 2 GM अपॉन आर स्क्वायर फाई 2 साइन 5/2 सॉरी GM अपॉन आर स्क्वायर फाई 2 साइन 5/2। या तो आप अपनी स्पीड तेज रखो और डिराइव कर सको एट द मोमेंट,
निकाल सको एट द मोमेंट, खटाक से तुरंत उसको, मतलब एक अप्रोच क्लियर हो कि अगर ये आर्क आएगी तो मेरे को 20 से काटना है, फिर इधर चलना है, फिर ऐसे करना है। या तो आपको याद हो जाए क्या, gm/r²φ2 sin φ/2। ठीक है, तो वैसे तो मेरे को तरीका सिखाना था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड यहां पे खत्म नहीं हुआ है बच्चों, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ रिंग एट इट्स एक्सिस मुझे पढ़ाना है, और ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, ये सारे टॉपिक अभी कराने हैं, जिसके लिए बनेगा नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।